हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि लाइट का एक फिनोमिना है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है तो क्या कंडीशन होती है, क्या बाउंडेशंस होती हैं कि वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से भी लाइट बाहर नहीं जा रही है। ठीक, अगर एयर से मैं बात करूं, एयर से किसी ग्लास स्लैब पे अगर लाइट जा रही है तो डेफिनेटली आप लोगों को लगेगा कि ये लाइट हमेशा बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती है कि जिनमें वो लाइट इंसिडेंट होती है किसके ऊपर, ग्लास स्लैब के ऊपर, और वापस उसी मीडियम में आ जाती है। मतलब कि ग्लास स्लैब के अंदर ही आ जाती है। और ये सेम कॉन्सेप्ट यूज भी किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स में, जिसका क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा इनमें से फिनोमिना ऑफ लाइट है जो यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स में। वहां पे अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसके अंदर लाइट क्या होती है, जो वेव्स होती है वो क्या करने लग जाती है, इंटरनली रिफ्लेक्ट करने लग जाती है और इसी तरह वो ट्रेवल करती है। ठीक, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले क्रिटिकल एंगल को समझना जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे मैं ये डिफाइन करूंगा कि कहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और कहां पे नहीं होगा। ठीक, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से अपने पास में कोई मीडियम बाउंड्री है, ठीक है, यहां पे मीडियम है N1 और यहां पे है N2। ठीक, और मैं ये भी मान रहा हूं कि N1 इज ग्रेटर देन N2। मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो तभी पॉसिबल है जब रे, जो लाइट रे है, वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हो, यानी कि भारी मीडियम से हल्के मीडियम की तरफ जा रही हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम TIR भी बोलते हैं, कब पॉसिबल है, ओनली एंड ओनली जब भारी मीडियम से यानी कि डेंसर से और रेयरर की तरफ रे ट्रैवल कर रही है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, किसी रे को इंसिडेंट कराते हैं। लेट्स से भाई ये अपनी रे आई ऐसे, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया और नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और ये इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला मीडियम डेंस है और ऊपर वाला रेयरर है तो नॉर्मल से दूर हट गई रे। ठीक है, निकलनी ऐसे चाहिए थी लेकिन दूर हट गई। निकलनी कैसे चाहिए थी उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। भाई ये रे कुछ इस तरह से निकलनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन निकली ऐसे, तो ये जो एंगल हुआ इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। पहली बात तो ठीक, बहुत 3-4 बातें करनी है इस पूरे लेक्चर में। एक तो एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में, जहां से सवाल पूछा जाता है ग्राफ का, उसके बाद क्रिटिकल एंगल के बारे में और कैसे क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन को मैं रिलेट कर सकता हूं एक सेम ग्राफ में। राइट, अब देखो, अगर यहां से क्रिटिकल एंगल, ये जो इंसिडेंट एंगल है और ये एंगल ऑफ डेविएशन है, डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, और नॉर्मल के साथ में रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे मैं बोलता हूं, उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्शन एंगल, R बोलते हैं। तो प्रैक्टिकली डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा की वैल्यू हो गई इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल हटा दूं, ऊपर वाला एंगल किसके, I के बराबर होगा, तो ये डेल्टा आ जाएगा, यानी कि R माइनस I हो गया डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा यानी कि डिफ्लेक्शन हुआ जो रे का यहां से और यहां जो गई है, डेविएशन जो हुआ है, ऐसे निकलनी चाहिए थी, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण ऐसे जा रही है। मतलब कि डेविएशन आया कुछ और वो डेविएशन किसके बराबर है, R माइनस I के। ठीक है, क्यों है R माइनस I के बराबर, क्योंकि ये पूरा एंगल है R। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल जो होता है नॉर्मल से वो होता है R, और ये एंगल मुझे पता है छोटा वाला किसके बराबर होगा, देखो ये वाली सीधी लाइन और ये वाली सीधी लाइन, ये I है तो ये भी I, तो डेल्टा कितना हो गया, R माइनस I, वही तो डेल्टा है। ठीक, तो ये तो हमें पता चल गया भाई डेविएशन कितना है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे मैं इस इंसिडेंट एंगल को बढ़ाता जाऊं, क्या ये रे ऐसे ऐसे झुकती जाएगी। मतलब खुद सोच के देखो कि मैंने क्या किया, नॉर्मल पे रे इंसिडेंट कराई तो सीधी निकलेगी, फिर मैंने ऐसे कराई पास में तो थोड़ा ऐसे निकलेगी, फिर मैंने थोड़ा दूर से कराई तो ऐसे निकली, फिर मैंने थोड़ा और दूर से कराई। तो एक केस ऐसा भी हो सकता है जब ये रे बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाए सरफेस के, यानी कि नॉर्मल से बिल्कुल 90 डिग्री पे आ जाए, और उसी एंगल को बोलते हैं, जिस एंगल पे मैं इंसिडेंट कराऊंगा हूं ना, वो इंसिडेंट एंगल जिस पे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल। कि ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री रिफ्रैक्शन दिखा दे, मतलब नॉर्मल से एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। उस इंसिडेंट एंगल को जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब क्या है कि अगर सपोज यहां पे साफ डायग्राम बनाते हैं, अगर मुझे डायग्राम बनाना है किसका, रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल का, तो कुछ ऐसा होगा कि इस तरह से रे आएगी, ठीक, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा उस टाइम पे, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, जिसे मैं C से दिखा रहा हूं। एक्चुअल में है ये इंसिडेंट एंगल, लेकिन क्योंकि इस इंसिडेंट एंगल के लिए रे
90 डिग्री रिफ्रैक्शन दिखा रही है, ये रिफ्रैक्शन एंगल R बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसीलिए मैं इसको, इस वाले इंसिडेंट एंगल को क्या बोल रहा हूं, क्रिटिकल एंगल बोल रहा हूं। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल आसान है। ये मीडियम N1 है, ये मीडियम N2 है, और ये सेम ही फेज चल रहा है, मतलब कि N1 हमेशा भारी है N2 से। N1 बड़ा है N2 से, क्या मतलब है कि डेंसर से रेयरर में जा रही है सारी की सारी रेज जो है, ठीक है। बात हमेशा डेंसर से रेयरर की तरफ चल रही है, यहीं से मैं TIR को रिलेट करूंगा, ठीक। तो ये हो गया अपने पास में N1, N2, C और 90। स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि बार N1 sin I, ठीक है। अब जिस मीडियम में रे आ रही है उस मीडियम में I की वैल्यू क्या, इंसिडेंट एंगल की C के बराबर है, जो कि मुझे फाइंड करना है, वो बराबर होगा N2 sin R के, ठीक है। R की वैल्यू क्या है 90, तो 90 रख देता हूं, ठीक। ये हो गया sin 90। तो भाई अपने पास में sin C की वैल्यू क्या आ गई, सीधी सीधी N2 अपॉन N1 इंटू 1, ठीक है। sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो C की वैल्यू क्या आ गई, C की वैल्यू आ गई भाई sin इनवर्स N2 अपॉन N1। यानी कि क्रिटिकल एंगल अगर मुझे निकालना है तो जिन दो मीडियम में रे जा रही है उनमें से हल्का वाला ऊपर लिखो, N2 छोटा है तो हल्का वाला ऊपर, भारी वाला नीचे। भारी चीजें नीचे रहती है तो भारी वाला मीडियम जो है वो नीचे रखना है। कंफ्यूज हो जाता है बच्चे इसमें, N1 लू N2 लू, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमेशा पहली चीज तो ये मानी कि N1 से N2 में जाती है रे, तो मैंने N1 नीचे माना, N2 नीचे माना है, और N1 बड़ा माना है N2 से, क्योंकि क्रिटिकल एंगल तभी पॉसिबल है, TIR तभी पॉसिबल है जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी रे, ठीक है। ये बात तो हमें पता है। तो साइन ऑफ इनवर्स ले लो, मतलब साइन ऑफ इनवर्स ले लो किसका, रेयरर मीडियम और हैवियर मीडियम, यानी कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम के रेशो का साइन इनवर्स ले लो, वो आ जाएगा आपके पास में क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल आ गया, ओके। अब देखो क्रिटिकल एंगल से TIR पे बढ़ती है, तो क्रिटिकल एंगल की बात हो गई, ऐसे निकलता है क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल के लिए अगर मुझे डेल्टा निकालना है, मतलब डेविएशन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, देखो एक्चुअल में ये रे बिल्कुल सीधी ऐसे निकल जानी चाहिए थी, ऐसे निकल जानी चाहिए थी, लेकिन ये गई ऐसे, मतलब इतना आया डेल्टा, ठीक है। अब ये डेल्टा आया कितना भाई, ये डेल्टा आ गया, ये पूरा एंगल कितना है 90 माइनस ये C है, तो ये भी C होगा, तो डेल्टा की वैल्यू यहां पे आ रही है भाई 90 माइनस C, ठीक। यहां पे डेविएशन आ गया 90 माइनस C, ओके। अब देखो इस एंगल पे, क्रिटिकल एंगल पे, मतलब कि मैं यहां से जैसे जैसे एंगल बढ़ाता जा रहा हूं तो एक एंगल ऐसा मिला जिसपे ये रे इधर आ गई, ठीक है, 90 डिग्री पे आ गई। अब इस एंगल से जैसे ही मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ना, ये रे अब वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि क्रिटिकल एंगल से जस्ट छोटे से ऊपर एंगल पे, क्रिटिकल एंगल से जस्ट थोड़े से ऊपर एंगल पे अगर मैं किसी रे को इंसिडेंट करा दूं तो वो रे उसी मीडियम में वापस आ जाती है, पार नहीं करती है, मतलब कि वो रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन का फिनोमिना दिखाती है। इसीलिए हम उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई रे, मीडियम को क्रॉस करके गई नहीं। तो क्लियर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो इसको समझते हैं अपन, फिर इसके ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी, कि ऐसे हमारे पास में इस तरह से कोई बाउंड्री है मीडियम की, ठीक है। वही अगेन सेम वही चल रहा है, N1 N2, N1 इज ग्रेटर देन N2, ठीक है। इस तरह से रे आएगी, कैसे आएगी, इस तरह से। अगर ये क्रिटिकल एंगल पे आ रही है रे, यानी कि नॉर्मल के साथ में क्रिटिकल एंगल पे आ रही है, तो ये ऐसे जाती, ये बात तो मैंने पहले ही डिस्कस कर ली। लेकिन क्रिटिकल एंगल से जैसे ही थोड़े से बड़े एंगल पे आ रही है, मतलब कि अगर ये मान लो आई एंगल जो है यहां मेंशन कर रहा हूं ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो ये रे वापस इसी मीडियम में लौट जाएगी। और रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे जाएगी भी, ठीक है। अब अगर मैं डेल्टा लिखना चाहता हूं, डेविएशन लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिखूंगा, देखो ये एंगल, ये रे कुछ ऐसे जाना चाह रही थी, ऐसे जाना चाहती थी, ठीक है, ऐसे ही तो सीधी जाती, लेकिन ये गई ऐसे, तो टोटल डेविएशन कितना आया, इसने इतना एंगल घूम लिया, इसे हम डेल्टा बोल रहे हैं। तो डेल्टा है कितना, देखो टोटल यहां से और यहां तक का एंगल कितना है 180, यानी कि पाई है, उसमें से ये वाला एंगल घटा दूं, यानी कि i प्लस आई, 2i घटा दूं, तो पाई में से 2i माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। यानी कि डेविएशन जो है क्रिटिकल एंगल पे डेविएशन आया था मेरे पास में, क्रिटिकल एंगल पे, जस्ट क्रिटिकल एंगल पे, देखो बात करते क्रिटिकल एंगल पे, वहां पे डेविएशन कितना था 90 माइनस C। क्रिटिकल एंगल वो पॉइंट है जहां पे, जिससे जस्ट पहले तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, उस पॉइंट पे ऐसा रिफ्रैक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे जा रही है, मतलब कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन एंगल आ रहा है।
और उस पॉइंट के जस्ट बाद में क्या है, प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन की है। मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरी इवेंट में जो भी हम पढ़ रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल। इस एंगल से पहले तो पूरा रिफ्लेक्शन होगा, रेज पार करके जाएंगी, उस पर्टिकुलर एंगल पे रे आएगी तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन एंगल दिखाएगी, और जैसे ही उससे थोड़ा सा ऊपर हो गया, यानी कि क्रिटिकल एंगल बराबर भी अगर लेके आओगे, उससे 0.000001 डिग्री भी ऊपर एंगल पे लेके आओगे तो वापस उसी मीडियम में रे आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल एक ऐसा पॉइंट है जहां से डिसाइड हो रहा है कि रे एक्चुअल में करना क्या चाहती है, क्या वो रिफ्रैक्शन करना चाहती है, क्या वो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करना चाहती है, या क्या वो रिफ्लेक्शन करना चाहती है। ये किसने डिसाइड किया, क्रिटिकल एंगल ने, कि भाई हम किस एंगल पे उसको इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो क्रिटिकल एंगल के केस में 90 माइनस सी था डेल्टा, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो रहा था और डेल्टा की वैल्यू डेविएशन था 90 माइनस सी, यानी कि π/2 माइनस क्रिटिकल एंगल। जैसे ही मैं इससे थोड़ा सा ऊपर गया, देखो कितना ज्यादा बढ़ गया, π-2i, मतलब कि π-2i का मतलब समझते हो, 180 माइनस सम एंगल, ठीक। तो रिफ्लेक्शन जो है, सॉरी, रिफ्लेक्शन के केस में जैसे ही TIR होगा तो डेल्टा की वैल्यू ये हो जाएगी π-2i, और जैसे ही क्रिटिकल एंगल पे रे आएगी तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, π/2 माइनस सी, और उससे पहले तो r-i रहेगी, ठीक है, इस तरह से रहेगी r-i। अगर मैं यहां पे स्नेल्स लॉ लगाना चाहूं यहां पे, ठीक है, इस वाले डायग्राम में, तो मैं क्या लिखूंगा भाई, n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r, ऐसे लिखूंगा, ठीक है। मुझे इंसिडेंट एंगल तो पता है, रिफ्रैक्शन एंगल नहीं पता, तो मैं क्या कर लेता हूं, r की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, n1 अपॉन n2 sin i, ठीक है, ये तो इधर एज इट इज रहेगा, बराबर sin r रहेगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरे का साइन इनवर्स, ठीक है, तो इस पूरे का साइन इनवर्स जो होगा वो आ जाएगा r। अब मुझे निकालना डेल्टा, तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होगा भाई r माइनस आई, r की वैल्यू ये है, तो साइन इनवर्स n1 अपॉन n2 साइन ऑफ i माइनस i, ये हो जाएगा अपने पास में डेल्टा इस केस में, ठीक है। अगर मुझे i पता है तो मैं डेल्टा ऐसे लिख सकता हूं, ठीक। ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको याद रखना है, ये तो मैंने स्नेल्स लॉ लगाया है, जहां पे भी आपको देखो एक लॉ है जो कि रिफ्रैक्शन में हर जगह फॉलो होगा। उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि क्रिटिकल एंगल, अगर इससे ज्यादा एंगल पे रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे हम बोल रहे हैं, मतलब तब मैं स्नेल्स लॉ नहीं लगाऊंगा। इस एंगल से नीचे नीचे तो सब जगह फॉलो हो सकता है, तो कोई भी डायग्राम हो, कैसा भी रे डायग्राम हो, कुछ भी मुझे पूछा जाए, डेल्टा पूछा जाए, रिफ्रैक्शन एंगल पूछा जाए, या फिर डेविएशन पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, स्नेल्स लॉ सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि एक्चुअल में वही तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। जब रे रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को फॉलो कर रही है, तो इसका मतलब स्नेल्स लॉ तो एप्लीकेबल है वहां पे। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं इनका, ठीक। ग्राफ कैसे, देखो हमने पढ़ लिया क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से नीचे जो रे थी वो क्या दिखा रही थी, रिफ्रैक्शन, और उसके ऊपर दिखा रही थी रिफ्लेक्शन। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा का ग्राफ बनाते हैं इंसिडेंट एंगल के साथ में। किसका ग्राफ बनाते हैं, डेल्टा का, यानी कि डेविएशन का क्रिटिकल एंगल के साथ में। ये एंगल है और ये डेल्टा है, इधर डेल्टा बढ़ रहा है, इधर इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। देखो जीरो इंसिडेंट एंगल पे डेल्टा जीरो है, मतलब कि अगर रे नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल पे आ रही है, मतलब नॉर्मल पे आ रही है, तो सीधी सी बात है नॉर्मल पे ही निकल जाएगी, या फिर नॉर्मल पे ही सीधी निकल जाएगी, कोई उसमें डेविएशन नहीं आएगा। तो जीरो पे तो ये जीरो ही है, ठीक है। उसके बाद जो कर्व है ना वो ऐसे बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक कि सी के बराबर ना हो जाए। सी पे कितना हो रहा है, देखो सी पे मुझे पता है डेल्टा है 90 माइनस सी, तो जब इंसिडेंट एंगल सी हो जाता है, जब इंसिडेंट एंगल सी हो जाता है, तो मान लेता हूं यहां पे क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया इंसिडेंट एंगल, तो जो डेल्टा की वैल्यू π/2 90 माइनस सी है, पाई की फॉर्म में लिख रहा हूं, वो इतनी हो रही है, ठीक। ये तो बात क्लियर है। अब एक्चुअल में ये इंसिडेंट एंगल जो है वो डेल्टा के साथ वेरी कैसे कर रहा है, वो ऐसे वेरी कर रहा है। देखो डेल्टा का जो फंक्शन है ना इंसिडेंट एंगल के साथ में, वो ये है, डेल्टा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n1 अपॉन n2 साइन i माइनस i। मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाना बहुत मुश्किल है। इसमें साइन इनवर्स ऑफ n1 अपॉन n2 साइन i और उसमें से भी माइनस i है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्राफ है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें डायरेक्ट रिजल्ट देखा गया। देखो एक्सपेरिमेंट किया गया कि इस वैल्यू पे मैंने 2 डिग्री रख के देखी, 3 डिग्री रख के देखी, 4 डिग्री रख के देखी, और उसके लिए मैं कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते गया डेल्टा की। और ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं,
दो वैल्यूज होती है एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स और वाई पता होता है, आप वहां पे पॉइंट मार्क कर देते हो, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर पाना मुश्किल था क्योंकि जनरल कर्व नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि बार बार एक्सपेरिमेंट करके ऐसे पॉइंट्स फाइंड किए और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो ग्राफ आया वो कुछ इस तरह का आया, इस तरह का, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा ग्राफ आया, ऐसा, ठीक, यहां तक। अब जब क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गई इंसिडेंट एंगल की वैल्यू, तो हमारा डेविएशन कितना आया था, π/2 माइनस सी, वो तो मैंने यहां पे दिखाई दिया। जैसे ही क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा हुआ, जैसे ही क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा हुआ इंसिडेंट एंगल, यानी कि ये वाली फिनोमिना जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते, तो डेल्टा कितना होगा, π-2i, तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बढ़ गया, तो π-2i से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां π-2i लिखेंगे डेल्टा, और ये किस पे है, क्रिटिकल एंगल से जस्ट थोड़े से बड़े एंगल के लिए। उसके बाद क्या होगा, जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसके बाद तो रेज वापस उसी मीडियम में चलती रहेंगी, ठीक है। तो मतलब ये घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा और π/2 तक चलेगा, ठीक है। π/2 जब तक ना हो जाए, मतलब सीधी जब तक रे ना निकल जाए, सीधी निकल जाएगी तो उसके लिए तो 0 हो जाएगा, क्लियर सी बात है। तो ये ग्राफ बनता है इंसिडेंट एंगल का डेविएशन के साथ में। डेविएशन कैसे डिस्कस किया है हमने, भाई 0 डिग्री पे 0 है, क्रिटिकल एंगल पे मैंने बताया, उससे पहले कैसे डेविएशन वेरी कर रहा है वो भी बता दिया, तो उसका ग्राफ ये आया। क्रिटिकल एंगल पे क्या हुई वैल्यू, π/2 माइनस सी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल से जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है, थोड़ा सा टूटता है, तो ऐसे गोला लगा हुआ मिलेगा आपको ऑप्शन में, ठीक। तो क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा टूटता है तो उसके बाद π/2i हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ऊपर जाते के साथ ही जो डेविएशन है वो π-2i हो जाएगा और फिर घटता रहेगा घटता रहेगा घटता रहेगा, 0 पे हो जाएगा, ठीक। तो ये सारा फिनोमिना था अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से, जिसे हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इवेंट्स इसके ऊपर होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज बहुत सारा होता है। जो जैसे डायमंड्स जो शाइन करते हैं, चमकते हैं, उनका जो चमकने का फिनोमिना होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर में ये यूज किया जाता है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे प्रैक्टिकल और डेली लाइफ में हम ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखते हैं। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन। और क्योंकि ऐसा कुछ प्रॉपर्टी हम आगे प्रिज्म में भी डिस्कस करेंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि थीटा फाइंड करना है मुझे, ये वाला एंगल ABC एक ट्राइंगल है, इसकी AC वाली सरफेस है, उस पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो गई, और मुझे बोला गया है कि थीटा फाइंड करो सो दैट दिस रे डजंट क्रॉस A एंड B। अगर ये A एंड B को क्रॉस नहीं करेगी, इसका म्यू कुछ भी मान लेना आप, जो भी आपको मन करे, ठीक। अगर ये रे इसको क्रॉस नहीं करेगी, जो भी एक ग्लास का बना हुआ है मान लेते हैं, तो म्यू इज इक्वल्स टू 1.5 हो जाएगा। इसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5 होता है, ठीक। एयर से आ रही है तो एयर का 1 होता है। तो ये रे क्या करेगी भाई, ये यहां से आएगी, ठीक, इस तरह आएगी, यहां पे तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं क्योंकि ये नॉर्मल, बिल्कुल ये देखो ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल पे आ रही है, मतलब ये सरफेस है तो उसका नॉर्मल ये है, उसका नॉर्मल ये है, तो कोई भी रिफ्रैक्शन एंगल नहीं आएगा क्योंकि नॉर्मल पे आती है जो रे सीधी निकलती है, तो सीधी निकलेगी तो यहां तक तो आराम से पहुंचेगी, ठीक, यहां पहुंच गई। जैसे यहां स्ट्राइक करती है तो इसके पास में दो केसेस होंगे। क्या केसेस होंगे, देखो उनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक तो यहां पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कि ये हो गया अपने पास में नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। अब देखो समझने की कोशिश करो, मुझे सवाल में ये बोला गया है कि AB को क्रॉस नहीं करना है। एक्चुअल में अगर ये जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई, यानी कि ये I जो एंगल है, ये एंगल बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से, तो ये क्रॉस नहीं करेगी, नहीं तो भाई आराम से क्रॉस करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी। इसको क्या पड़ रही है, जबरदस्ती वापस उसी मीडियम में आने की। इस रे को नहीं पता है कि मुझे वापस इसी मीडियम में आना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस एंगल पे उसको इंसिडेंट करवाएं, क्योंकि हमें अगर उसको वापस बुलाना है तो इस एंगल को I को ग्रेटर देन रखना होगा क्रिटिकल एंगल के साथ में। अगर हमने इससे बड़े एंगल पे इंसिडेंट करवा दिया तो ये वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, नहीं तो ये तो बाहर निकल जाएगी, ठीक। तो मान के चल रहे हैं क्योंकि हमें AB से इसको क्रॉस ही नहीं करवाना, वापस इसी मीडियम में लेके आना है। क्रॉस कब नहीं करेगी, जब वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, जिसका फिनोमेना हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है, TIR। तो अगर ये वापस इसी मीडियम में आती है तो इसका मतलब I बड़ा होना चाहिए C से। अब I की वैल्यू क्या है, देखो ये पूरा एंगल है 90, ठीक है, ये वाला पूरा एंगल कितना 90 है, तो I की वैल्यू कितनी होगी, ये एंगल है थीटा, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा, तो I की वैल्यू हो गई 90 माइनस थीटा। I की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस थीटा हो गई। यानी कि अगर साइन I की मैं बात करूं, दोनों तरफ साइन अगर ले लूं तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा
विच इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक, तो साइन आई इक्वल्स होगा कॉस थीटा के। ठीक है, आई की वैल्यू मुझे बतानी है, सी से बड़ी करके दिखानी है कि आई की वैल्यू जो है वो सी से बड़ी होनी चाहिए, उससे मैं कॉस थीटा मतलब थीटा को रिलेट कर पाऊंगा। ठीक, तो आई की वैल्यू कैसे निकाली जाए? अब हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल पहले निकाल लेते हैं और उसी से तो बड़ा करना आई को, मतलब कि ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखने पे क्या मिलेगा हमें कि यहां पे अगर मैं करवा रहा हूं रिफ्रैक्शन तो ऐसा होगा कि n1, ठीक है, साइन आई बराबर होना चाहिए n2 साइन आर के। ठीक है, अगर मुझे क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है कि कितना क्रिटिकल एंगल होगा कि जिससे ऊपर आई होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहां पे c, साइन c बराबर होना चाहिए n2 साइन 90 के। ठीक, अब n1 क्या है? जिस मीडियम से रे आ रही है, तो ये है सरफेस, ये इंटरफेस है, ये बाउंड्री है जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इस बाउंड्री पे रे कहां से आ रही है? कांच से, और जा कहां रही है? एयर में, जाना चाहती है एयर में। ठीक है, तो n1 क्या है? n1 है ये वाला मीडियम, यानी कि ये जो ग्लास मीडियम है वो n1 है और एयर है n2। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। ठीक है, ये तो 1 ही हो जाएगा 90 डिग्री का मतलब, और c की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स n2 की वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू 1.5, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 2/3। ठीक है, c की वैल्यू आ गई है, तो c की वैल्यू आ गई भाई साइन इनवर्स ऑफ 2/3, या मैं साइन c की वैल्यू बोल सकता हूं 2/3 सिंपली। ठीक, अब i की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए c से, i की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए c से, या मैं बोलूं साइन i शुड बी ग्रेटर देन साइन c, दोनों तरफ साइन ले लूंगा, साइन i शुड बी ग्रेटर देन साइन c। अब साइन c की वैल्यू है 2/3। ठीक है, इसका मतलब कॉस थीटा जो है साइन i बड़ा होना चाहिए इससे, साइन c से, है ना, ऐसा ही बोलेंगे ना कि साइन i जो है वो बड़ा होना चाहिए भाई साइन c से। ठीक, दोनों तरफ साइन ले ले, i बड़ा है c से, दोनों तरफ साइन ले ले तो साइन i बड़ा होगा साइन c से। साइन i बराबर है कॉस थीटा के, तो भाई कॉस थीटा बड़ा होना चाहिए साइन c से। साइन c की वैल्यू है कितनी है? साइन c की वैल्यू 2/3, तो बड़ा होना चाहिए 2/3 से, तो थीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स 2/3 से बड़ी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं किसी भी कंडीशन में। हमें बस क्या चीज फॉलो करनी है, जो जनरल गाइडेंस होती है कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है और किस कंडीशन में मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को करवा सकता हूं किसी भी एक इंटरफेस के लिए, किसी भी एक मीडियम बाउंड्री के लिए। उसके बाद दूसरी चीज ये है इंपॉर्टेंट याद रखने वाली कि क्रिटिकल एंगल आपको फाइंड करना आना चाहिए, कैसे निकाला जाता है, और उसका रिलेशन ज्योमेट्री से आप कहीं भी और कभी भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है, जो भी हमने डिस्कशन किया है क्रिटिकल एंगल के ऊपर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंसेज। लेंसेज के बारे में कर्व्ड सरफेसेस से जो रिफ्रैक्शन है वहां से स्टार्ट करूंगा, फिर लेंसेज तक जाऊंगा और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और नेक्स्ट वाला जो डे होगा उस डे में हम स्टार्ट कर देंगे हीट एंड टेम्परेचर और थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।